बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स की एक्सरसाइज में मौजूद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज व्हाई डू हैवियर न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। क्वेश्चन है कि हैवियर न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स से ज़्यादा क्यों होती है। तो इस क्वेश्चन का वन सेंटेंस आंसर ये है कि हैवियर न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा इसलिए होती है ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ये आंसर लिखा है हैवियर न्यूक्लियाई नीड मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप फिगर में ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ प्रोटॉन नंबर Z और न्यूट्रॉन नंबर N के दरमियान प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ में रेड कलर की स्ट्रेट लाइन यह इंडिकेट करती है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये आपस में इक्वल हैं। इस ग्राफ में डिफरेंट जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स की एक्चुअल पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर कम है, जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, वो इस लाइन के साथ साथ लाई कर रहे हैं, जबकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो इस लाइन से डेविएट कर जाते हैं। उनकी पोजीशन इस लाइन से ऊपर की तरफ है, यानी इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो तब स्टेबल होते हैं जब उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर हो, सेम हो, और हैवियर न्यूक्लियाई तब स्टेबल होते हैं जब उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो। तो ये लिखा है हमने, लाइट न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल if n is equal to z, while heavy nuclei are more stable if n is greater than z। यहाँ n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंडिकेट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि हैवियर न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा क्यों होती है, ये स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन्स का ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि न्यूक्लियस में दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक फोर्स जो कि प्रोटॉन्स के दरमियान है, प्रोटॉन सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं और वो कूलम्स फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि न्यूक्लियस में एक और फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये प्रोटॉन्स के दरमियान भी होती है और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है उनके दरमियान भी एक्ट करती है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये टाइटली बाउंड होते हैं। एक न्यूक्लियस तब स्टेबल होगा जब उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और प्रोटॉन्स के दरमियान कूलम्स रिपल्शन फोर्स वो आपस में बैलेंस हो जाए। फॉर अ न्यूक्लियस टू बी स्टेबल, कूलम्स रिपल्शन between the positively charged protons must be balanced by a strong nuclear force of attraction between all the particles of nucleus। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे कूलम्स रिपल्शन फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब कूलम्स रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से फिर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लिहाजा ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन सिर्फ आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं सिर्फ इसी फोर्स के साथ। लिहाजा अट्रैक्टिव फोर्स को ज़्यादा करने के लिए न्यूट्रॉन्स को भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यही हमने आंसर लिखा है, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज इन अ न्यूक्लियस द कूलम्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इंक्रीजेज, which tends to overcome strong nuclear force and break the nucleus apart. So to keep nucleus stable, more number of neutrons are needed, which being neutral in nature interact only with strong nuclear force। इस क्वेश्चन का फिर आंसर यही है कि जैसे हैवियर न्यूक्लियाई में क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कूलम्स रिपल्शन फोर्स वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर न्यूट्रॉन्स भी ज़्यादा होने चाहिए जो कि आपस में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। रेडियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 1600 years। इफ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड 5 billion और मोर years ago, व्हाई इज देयर एनी रेडियम लेफ्ट। क्वेश्चन है कि रेडियम की हाफ लाइफ वो 1600 years है, जबकि यूनिवर्स 5 billion years या इससे पहले क्रिएट हुई है, तो फिर भी रेडियम क्यों बाकी है।
अगर हम यूनिवर्स की एज जो कि 5 बिलियन ईयर्स बताई गई है, इसको हम रेडियम की हाफ लाइफ से डिवाइड करें तो हमें रेडियम की नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मिल जाती है जो कि गुजर चुकी हैं, और ये हाफ लाइव्स की जो तादाद है वो मिलियंस में आती है। यानी यूनिवर्स की एज के दौरान रेडियम की मिलियंस ऑफ हाफ लाइव्स वो गुजर चुकी हैं। हाफ लाइफ वो पीरियड होता है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसकी जो क्वांटिटी है वो पहले से हाफ हो जाए। अगर मिलियंस ऑफ हाफ लाइफ रेडियम की गुजर चुकी हैं, हर हाफ लाइफ के बाद रेडियम की क्वांटिटी आधी होती चली गई है, तो फिर अब रेडियम को बाकी नहीं बचना चाहिए। क्यों रेडियम बाकी है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि बेशक बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, यूनिवर्स की एज के दौरान रेडियम की मिलियंस ऑफ हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, लेकिन कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो कंप्लीट डिके नहीं होता। उसे कंप्लीट डिके होने के लिए इन्फिनिट टाइम दरकार होता है। और दूसरी रीज़न ये भी है कि रेडियम बेशक डिके होता चला जा रहा है, लेकिन यूरेनियम और उसके अलावा थोरियम, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो जब डिके होते हैं अल्फा पार्टिकल से तो उनसे भी रेडियम बनता है। तो एक तो रेडियम की जो क्वांटिटी है, रेडियम डिके भी होता चला जा रहा है, और उसके साथ साथ ये रेडियम यूरेनियम और थोरियम से क्रिएट भी होता चला जा रहा है, और उनकी जो हाफ लाइफ है यूरेनियम और थोरियम की वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने इसका आंसर लिखा है। आंसर इज ऑल्दो एज ऑफ यूनिवर्स 5 billion years is equal to millions of half-lives of radium, yet we still find it on the earth because, according to law of radioactive decay, no element decays completely as an infinite time is required for its complete decay. अगर हम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके को देखें तो उसके मुताबिक n is equal to n not e raised power minus lambda t है। इसमें कैपिटल N ये किसी भी वक्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स की तादाद है, जबकि n नॉट वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ t टाइम है और लैम्डा ये डीके कांस्टेंट कहलाता है। अगर हम t की जगह इन्फिनिट पुट करें तो फिर हमारे पास n की वैल्यू 0 आती है। तो इन्फिनिट टाइम चाहिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंप्लीट डीके होने के लिए। दूसरी रीज़न, रेडियम इज the decay product of uranium and thorium whose half-life is 4.5 billion years. यूरेनियम अगर वो डिके हो अल्फा पार्टिकल से तो ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, और थोरियम दोबारा अगर अल्फा पार्टिकल एमिट करे तो ये रेडियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब रेडियम ये यूरेनियम से भी बन रहा है। Thus, amount of radium is constantly added in nature, therefore there is still radium in sufficient amount. यहाँ एक और बात मैं ऐड करूँगा कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिके होता है तो ये डिके वाला जो प्रोसेस है ये रैंडम प्रोसेस है। हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी एलिमेंट उसका कौन सा एटम किस वक्त डिके होगा। हाँ, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके एटम्स कितने टाइम्स में पहले से उनकी क्वांटिटी हाफ रह जाती है वो हम बता सकते हैं, लेकिन किसी एक एटम की लाइफ के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल सकता। Next question is question number 3. If we focus our attention on a specific nucleus in a radioactive sample, can we know exactly how long that nucleus will live before it decays? क्वेश्चन है कि अगर हम किसी रेडियोएक्टिव सैंपल में किसी एक खास न्यूक्लियस के ऊपर अपनी अटेंशन जो है उसको फोकस कर लें तो क्या हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइम के बाद वो डिके होगा? तो इसका आंसर है नो। हम किसी खास न्यूक्लियस के बारे में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कितने टाइम में डिके होगा। हम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वो टाइम है जिसके दौरान किसी एक सैंपल में मौजूद आधे एटम डिके हो जाते हैं, आधे बाकी बच जाते हैं। लेकिन किसी खास न्यूक्लियस के लाइफ के बारे में, किसी एक एटम के लाइफ के बारे में वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियोएक्टिव डिके एक रैंडम प्रोसेस है। ये न्यूक्लियस के अंदर का फिनोमेना है। ये रैंडम प्रोसेस होने की वजह से हम किसी खास न्यूक्लियस की लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये आंसर हमने लिखा है, नो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू नो एग्जैक्टली व्हेन विल अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस विल डिके। Radioactive decay is a random process and there is no way to predict when a particular radioactive nucleus will decay. It may decay in the next instant or may take millions of years before it decays.
Half-life of an element does not describe the exact time that every atom will take before decaying. Next question is question number 4. Why are neutrons such good projectiles for producing nuclear reactions? क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रॉन्स क्यों अच्छे पार्टिकल्स हैं। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा जब हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करेंगे तो न्यूट्रॉन क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल हैं, इन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए ये न्यूक्लियस की रिपल्शन की फोर्स इन पर नहीं लगेगी। क्योंकि रिपल्शन की फोर्स इन पर नहीं एक्ट कर रही, लिहाजा ये आसानी से न्यूक्लियस में दाखिल हो जाते हैं और इनकी वजह से न्यूक्लियस में चेंज आ जाता है और हम न्यूक्लियर रिएक्शन इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हमने लिखा है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, देयरफॉर दे पेनिट्रेट इनटू न्यूक्लियस विदाउट बीइंग रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस, देयरफॉर न्यूट्रॉन्स रिक्वायर लेस एनर्जी टू पेनिट्रेट इन द न्यूक्लियस। यह लिखा है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा ये न्यूक्लियस से रिपल्शन की फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करते और कम एनर्जी के साथ ये न्यूक्लियस में पेनिट्रेट हो जाते हैं। बिकॉज न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओनली, दैट्स वाई न्यूक्लियाई इजीली एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स। दूसरी रीज़न ये लिखी है क्योंकि न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिपल्शन की फोर्स फील नहीं करते, इसलिए ये आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। और आफ्टर पेनिट्रेटिंग इनटू न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस इज डिस्टर्ब्ड एंड इट बिकम्स अनस्टेबल एंड कॉजेज न्यूक्लियर रिएक्शन। और थर्ड पॉइंट ये लिखा है, न्यूक्लियस में पेनिट्रेट होने के बाद न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जो रेशियो है वो एक न्यूक्लियस की चेंज हो जाएगी और वो अनस्टेबल हो जाएगा और उसके बाद वो न्यूक्लियर रिएक्शन कॉज करेगा, उसमें कोई ना कोई चेंज आ सकेगी। Next question is question number 5. Question is, why neutron activated nuclides tend to decay by negative beta particle rather than positive beta particle? क्वेश्चन है कि वो न्यूक्लियाई जो न्यूट्रॉन से एक्टिवेट किए गए हों वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स के साथ क्यों डिके होते हैं बजाय पॉजिटिव बीटा पार्टिकल के साथ डिके होने के। हम जानते हैं कि बीटा डिके वो दो तरह का होता है, एक नेगेटिव बीटा डिके जिसमें न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और दूसरा पॉजिटिव बीटा डिके जिसमें न्यूक्लियस एक पॉजिट्रॉन को एमिट करता है। नेगेटिव बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन उस वक्त एमिट होता है जब एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल के तौर पर न्यूक्लियस में से बाहर निकल आता है। और एक न्यूक्लियस पॉजिटिव बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन उस वक्त एमिट करता है जब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक प्रोटॉन वो एक न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही रहेगा जबकि पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर एमिट हो जाता है एज ए पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। अब वो न्यूक्लियाई जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे और वो न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी वो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे। तो अब वो न्यूक्लियाई जिनको हम न्यूट्रॉन से एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है इसलिए वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं, वो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन एमिट नहीं करते। यही आंसर हमने लिखा है, अ न्यूक्लियस एमिट्स नेगेटिव बीटा पार्टिकल when a neutron of nucleus is converted into a proton and an electron. However, a nucleus emits positive beta particle when a proton of the nucleus is converted into a neutron and a positron. Therefore, the nuclei which contain excess of neutrons will decay by a negative beta particle, and the nuclei having less neutron decay by positive beta particle. As neutron activated nuclei contain more neutrons, so they emit negative beta particle than positive beta particle. Next question is question number 6. Question is, why are small and large nuclei unstable? क्वेश्चन है कि स्मॉल और लार्ज न्यूक्लियाई वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। तो उसकी रीजन ये है कि स्मॉल न्यूक्लियाई और लार्ज नियूक्लियाई दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के मुकाबले में कम होती है, इसलिए अनस्टेबल होते हैं। तो वन सेंटेंस आंसर हमने यही लिखा है,
Small and large nuclei are both unstable because they have less binding energy per nucleon than intermediate nuclei. तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कर्व की तरफ चलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन नंबर के दरमियान ग्राफ है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर बहुत कम है, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, हीलियम का लाइट आइसोटोप वगैरह, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम है। जैसे जैसे न्यूक्लियन नंबर ये इंक्रीज होता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। मास नंबर 50 से लेकर 100 तक ये वो न्यूक्लियाई हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसके बाद जैसे जैसे मास नंबर फर्दर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियाई हैवी होते चले जाएंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा वो न्यूक्लियाई जिनका जो स्मॉल हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम है, और वो जो कि बहुत लार्ज हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू भी कम है, ये अनस्टेबल है। और इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होने की वजह से लाइटर न्यूक्लियाई वो फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं, यानी लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिलकर जब एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज़्यादा होती है, लिहाजा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और इसी तरह वो न्यूक्लियाई जो लार्ज हैं, जो हैवियर हैं, जिनका मास नंबर ज़्यादा है, जब वो फ्यूजन रिएक्शन से ब्रेक होते हैं और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनते हैं, उस वक्त फर्दर फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो दोनों प्रोसेस फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन उनसे न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो यही आंसर हमने लिखा है, स्मॉल न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन रिएक्शन to increase their binding energy per nucleon and get stability. In large nuclei having greater number of protons and neutrons, Coulomb's repulsive force tends to overcome strong nuclear force, therefore binding energy per nucleon decreases. Large nuclei show radioactivity and undergo fusion reaction due to which their binding energy per nucleon and stability increases. Next question is question number 7. Why a conventional fission nuclear reactor not able to explode as a bomb? क्वेश्चन है कि एक कन्वेंशनल फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर वो एटम बम की तरह एक्सप्लोड क्यों नहीं हो सकता? तो इसके डिफरेंट रीजन हैं। पहली रीजन हम डिस्कस करते हैं, इट यूटिलाइजेस कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन बाय अब्सॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स इन कंट्रोल रॉड्स मेड अप ऑफ बोरॉन एंड कैडमियम। पहली रीजन ये है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन होता है, जबकि एक एटम बम में अनकंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन रिएक्शन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके लिए खास मैकेनिज्म होता है जिसको कंट्रोल रॉड्स कहा जाता है। ये कंट्रोल रॉड्स बोरॉन या कैडमियम की बनी होती हैं और ये रॉड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं और इस तरह से फ्यूजन चेन रिएक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड रीजन, enrichment of uranium in fuel rods is not enough for nuclear explosion like the bomb. एक न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें उनकी एनरिचमेंट वो ज्यादा नहीं होती। आमतौर पर यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया जाता है और हम जानते हैं यूरेनियम 235 की क्वांटिटी नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% होती है, जबकि फ्यूल रॉड्स में इसे 2 से 3% तक इंक्रीज कर लिया जाता है। जिस प्रोसेस से इसको इंक्रीज करते हैं उसे एनरिचमेंट कहा जाता है, लेकिन बम में यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है वो ज्यादा होती है, वो हाईली एनरिच्ड फॉर्म होती है यूरेनियम की जो एटम बम में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट रीजन इज फ्यूल और एनरिच्ड यूरेनियम इज केप्ट लेस देन क्रिटिकल मास टू अवॉइड अनकंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन। फ्यूजन चेन रिएक्शन को यूरेनियम में सस्टेन करने के लिए उसके मास की एक कम से कम वैल्यू होती है। अगर उससे कम मास हो यूरेनियम 235 का तो उसमें फ्यूजन चेन रिएक्शन नहीं होता, उस मास को हम क्रिटिकल मास कहते हैं। और फ्यूल रॉड्स में एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है उसकी क्वांटिटी क्रिटिकल मास से कम रखी जाती है। अगर तो क्रिटिकल मास से ज्यादा मास होगा एनरिच्ड यूरेनियम का तो फिर फ्यूजन चेन रिएक्शन वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो थर्ड रीजन ये है कि फ्यूल रॉड्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं उसमें एनरिच्ड यूरेनियम का मास क्रिटिकल मास से कम होता है। नेक्स्ट रीजन, फ्यूल इज नॉट कम्पैक्ट एनफ टू अलाउ एन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल यानी एनरिच्ड यूरेनियम उसे कम्पैक्ट फॉर्म में नहीं रखा जाता ताकि अनकंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन ना हो।
Last reason, in case of any emergency, there is a mechanism to completely shut the reactor by dropping the control rods automatically. एक न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन चेन रिएक्शन को completely स्टॉप भी किया जा सकता है। उसके लिए ऑटोमेटिकली कंट्रोल रॉड्स वो नीचे ड्रॉप हो जाती हैं और सारे का सारा फिजन चेन रिएक्शन वो स्टॉप हो जाता है। तो ये वो रीज़न है जिनकी वजह से एक कन्वेंशनल फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर वो एक एटम बम की तरह एक्सप्लोड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई इनटू हैवियर न्यूक्लियाई रिलीज एनर्जी। क्वेश्चन है कि लाइट न्यूक्लियाई के हैवियर न्यूक्लियाई में फ्यूज होने की वजह से क्यों एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी दो रीज़न है। जब लाइट न्यूक्लियाई मर्ज हो के हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं तो जो हैवियर न्यूक्लियस बनता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू ज्यादा होती है, इस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरी रीजन, जो हैवियर न्यूक्लियस बनता है उसका मास लाइट न्यूक्लियाई के कंबाइंड मैसेज से कम होता है और जो मिसिंग मास है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका हो, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। तो दो रीजन हमने लिखी हैं। इन फ्यूजन प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ द हैवियर न्यूक्लियाई इंक्रीजेस। दूसरी रीजन लिखी है, द मास ऑफ योर हैवियर न्यूक्लियस फॉर्म्ड इज लेस देन द कंबाइंड masses ऑफ लाइट मर्जिंग न्यूक्लियाई। यानी जो हैवियर न्यूक्लियस है उसका मास लाइट मर्जिंग न्यूक्लियाई के कंबाइंड मैसेज से कम होता है। द मिसिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन अकॉर्डेंस विद Einstein mass energy relation which appears in the form of heat। और जो मिसिंग मास है वो उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव। क्वेश्चन है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्यूजन रिएक्टर को अचीव करना मुश्किल है। हम जानते हैं कि फ्यूजन से मुराद दो छोटे न्यूक्लियाई का आपस में मर्ज करके कदरे बड़ा न्यूक्लियस बनाना, क्योंकि न्यूक्लियाई पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन की फोर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर दरकार होता है और ये टेम्परेचर तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इतना हाई टेम्परेचर वो सिर्फ और सिर्फ हम एटम बम जब एक्सप्लोड करता है तो तब हासिल कर सकते हैं, या ये टेम्परेचर सन की कोर में होता है। आम हालात में क्योंकि लेबोरेटरी में इतना टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना डिफिकल्ट है। दूसरी रीजन ये है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम अचीव कर भी लेते हैं, जैसे कि एटम बम एक्सप्लोड जब करता है तो तब ये टेम्परेचर हासिल होता है, लेकिन इस टेम्परेचर को फिर मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए भी फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना मुश्किल है। तीसरी रीजन कि फ्यूजन रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन रिएक्शन से भी कई गुना ज्यादा होती है और उस एनर्जी को कंट्रोल करना और भी डिफिकल्ट है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना मुश्किल है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।